इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मिथाइस नाम के एक योद्धा को दिखाते हुए, जिसे कि कई सारे लोग बंदी बनाकर उसे टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल बात ये होती है कि मिथाइस इस पूरे साम्राज्य का राजा था, लेकिन मिथाइस से एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसे कि गांव वाले कभी माफ नहीं कर सकते थे। दरअसल बात ये होती है कि मिथाइस ने कैसेंड्रा नाम की एक जादूगरनी से शादी कर ली थी, और कैसेंड्रा ने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा साम्राज्य बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाला है। हालांकि इन सारी चीजों को किसी ने सीरियस नहीं लिया, पर कुछ सालों के अंदर ही उस पूरे गांव में एक बहुत ही बड़ी महामारी फैल गई। ये महामारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि एक समय पर कई सारे साम्राज्य को खत्म कर दिया। मिथाइस के भी सारे साम्राज्य के लोग लगातार मारे जा रहे थे और उनकी संख्या एकदम आधी हो गई थी। दरअसल गांव वालों को ये लगने लगा होता है कि कैसेंड्रा और मैथ्यूस एक साथ मिले हुए हैं। कैसेंड्रा के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो फ्यूचर देख सकती है, तो फिर उसने हम सभी को पहले इसके बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर महामारी फैलेगी। और इस समय उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि कई सारे परिवार एकदम से खत्म हो गए थे। इसीलिए अब सारे बचे हुए गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अपने ही राजा मैथ्यूस को मारने लग जाते हैं। लेकिन मैथ्यूस ये चीजें इतनी देर तक सहन नहीं कर सकता था। वो तो थोड़ी देर तक मार खाने के बाद उन सारे लोगों पर हमला कर देता है और उस जगह से खुद को आजाद करा के कहीं दूर निकल जाता है। मिथाइस तो अब अपने पुराने साथियों के पास आ चुका था, जिनके साथ मिलकर वो योद्धा का काम करता है। एक तरीके से मिथाइस इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था, क्योंकि उसने कैसेंड्रा से शादी की और जब से वो राजा बना है तो वो अपने साम्राज्य को ठीक से संभाल नहीं पाया और अब उसका साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर चुका है। मिथाइस ने डिसाइड किया कि वो अपने साम्राज्य में फिर वापस कभी नहीं लौटेगा। अब हमें यहाँ इजिप्ट के बहुत ही बड़े राजा हॉरस दिखाए जाते हैं। उनका दबदबा तो पूरे इजिप्ट पर फैला होता है और कोई भी राजा हॉरस के अगेंस्ट जाता ही नहीं था। उनका तो सिर्फ एक भाई होता है जिसका नाम टाइलस था, लेकिन टाइलस चाहता था कि वो अपने भाई को खत्म करके उसकी पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ले। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। उसे ये सारी चीजें करने के लिए अपने भाई हॉरस की इतनी बड़ी सेना से लड़ाई करनी थी और उसके बाद ही ये इजिप्ट पर राज करने वाला थ्रोन उसके हाथ लग सकता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से टाइलस चाइना जाता है, जहाँ पर वो चाइना के किंग की मदद से बुक ऑफ डेथ को हासिल करना चाहता था। टाइलस का तो सिंपल विजन ये होता है कि वो बुक ऑफ डेथ की मदद से एक ऐसे शैतान और उसकी पूरी आर्मी को जिंदा करे जो उसकी मदद कर सकते हैं इजिप्ट के ऊपर हमला करने के लिए। और अगर एक बार वो बुक मिल गई तो टाइलस उसके अंदर मौजूद स्पेल्स पढ़कर उन सभी को जिंदा कर देगा और फिर उस शैतानी सेना की मदद से अपने ही भाई के साम्राज्य पर हमला करके उसके थ्रोन को हासिल करेगा। टाइलस तो चाइना में जाकर ये सारी चीजें तैयारी करने लगा था, लेकिन यहाँ किसी न किसी तरीके से राजा हॉरस को अपने भाई के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो अब काफी कॉन्शियस हो गए थे कि मेरा भाई कभी भी मुझ पर हमला कर सकता था। इसीलिए अब राजा हॉरस ने इन सारे सिलसिलों के लिए मिथाइस को अपने पास बुला लिया। राजा हॉरस मिथाइस को सब कुछ समझाता है कि कैसे मेरा भाई बुक ऑफ डेथ को ढूंढ रहा है, जिससे कि वो शैतानी सेना को जिंदा कर सके, और अगर वैसा हो गया तो मेरा पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए राजा मिथाइस को एक काम देते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे भाई को रोकना होगा बुक ऑफ डेथ हासिल करने के लिए। अगर तुमने ये काम बड़े अच्छे से कर लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, और ये इतना ज्यादा होगा कि तुम्हारी आने वाली जनरेशंस बैठ कर खाएंगी। मिथाइस ने भी इस ऑफर को बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक्सेप्ट तो कर ही लिया था। अब यहाँ पर राजा हॉरस मिथाइस के साथ अपने एक सबसे बहादुर साथी लैंग को भी भेज देते हैं, जो उनकी इस पूरे मिशन में मदद करेगा। हालांकि दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर निकल तो जाते हैं, लेकिन मिथाइस और लैंग के बीच जरा भी नहीं बनती। उन दोनों के थॉट्स काफी ज्यादा अलग थे, इसीलिए उन दोनों के बीच बहस भी हो जाती है। रास्ते में तो वो एक दूसरे से लड़ाई भी करने लगे थे, जिसका फायदा वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उठा लेते हैं। उन्होंने तो मिथाइस और लैंग के सारे लाए गए सामान और घोड़ों को चुरा लिया था, जिसे कि वो सारे लोग लेकर कहीं दूर चले गए। मिथाइस और लैंग तो अभी भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा योद्धा है। अब हमें उन्हीं रूरल लोगों को दिखाया जा रहा था जो कि उन दोनों के सारे सामान को लेकर काफी खुश होते हैं। वो तो बीच में बॉन फायर करके काफी मजे भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर मिथाइस और लैंग आ जाते हैं, जिन्होंने कि उन सारे लोगों को मारकर भगा दिया था। यानी कि उन्होंने बड़ी आसानी से अपने सारे चुराए गए सामान को वापस हासिल कर लिया होता है। काफी ज्यादा रात हो जाने के कारण उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो यहीं पर एक रात सोकर गुजारेंगे। उन दोनों को तो तुरंत ही नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। सुबह होने पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये हो गई कि वहाँ पर टाइगर्स का एक बड़ा सा झुंड आ चुका था, जो कि मिथाइस और लैंग को पूरी तरीके से घेर लेता है। अब वो दोनों जैसे ही उठ रहे थे तो एक दूसरे का साथ देकर वो कैसे भी वहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि टाइगर्स उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाले हमला करने के लिए। पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और वहाँ से निकलने में मदद की,
वहीं अब हमें दूसरी तरफ राजा हॉरस का भाई टाइलस दिखाया जाता है, जो कि अपने सारे लोगों के साथ मौजूद होकर प्लानिंग कर रहा था कि वो चाइना के राजा चैंग की पूरे साम्राज्य पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर ले। टाइलस ने तो अपने साथियों के साथ प्लान बनाया था रात के समय हमला करने का, क्योंकि रात के समय उनकी सिक्योरिटी बहुत कम होगी और यही बेस्ट मोमेंट था उन सभी के ऊपर हमला करके साम्राज्य अपने नाम करने का। टाइलस के सभी साथी उसके कहने पर अब रेडी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं चैंग के महल की तरफ। वहीं अब चैंग का सेनापति जब ये नोटिस करता है कि टाइलस ने उनके साम्राज्य पर हमला कर दिया है, तब वो अपने सारे सैनिकों को महल के अंदर बुलाकर वहां का दरवाजा ही बंद कर देता है। और अब चैंग का सेनापति वहां मौजूद सभी सैनिकों को महल के ऊपर लेके आकर टाइलस के लोगों पर अचानक से हमला करने की तैयारी करने लगा था। उसी समय महल के बाहर की तरफ मिथाइस और लैंग भी आ गए थे, जो कि इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अगले ही मोमेंट में टाइलस के पूरे साथी वहां पर एक बड़ा सा धमाका करते हैं, जिससे कि चैंग के महल के दरवाजे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए और कई सारे सैनिकों को चोट भी पहुंचती है। अब रास्ता एकदम साफ होने के कारण टाइलस के सभी साथी अंदर घुसकर सारे सैनिकों को मारने लगे। देखते ही देखते वहां काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है टाइलस और चैंग के बीच। दोनों ही ग्रुप्स के सैनिक एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इतने अचानक से हमला होने के कारण चैंग के सैनिक काफी शॉक रहते हैं और इस वक्त उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम थी। चैंग और उसका सेनापति कुछ समझ ही नहीं पाता कि इस क्रिटिकल कंडीशन में किया क्या जाए। तभी मिथाइस और लैंग ने सोचा कि हम भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और चाइना के राजा चैंग की मदद करते हैं। लैंग ने तो यहाँ पर नोटिस कर लिया था कि एक घड़े के अंदर काफी सारा तेल रखा हुआ है, इसीलिए वो मिथाइस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उन सारे तेल से भरे हुए घड़ों को लेकर जंगल के पास जाने लगता है। उन्होंने तो अब अजीब से पैटर्न में सारे तेल वहां पर गिराने लगे और कुछ समय के लिए ही झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। अब यहाँ मिथाइस अजीब तरीके की आवाज निकालता है, जो कि चाइनीज में थी। टाइलस के साथियों को जब ये पता चला तो वो सोचने लगे थे कि शायद चैंग के सैनिकों की एक टुकड़ी पीछे भी मौजूद है, इसीलिए अब भारी मात्रा में टाइलस के सभी सैनिक बाहर की तरफ आ गए उन्हें मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त मिथाइस और लैंग ने गिराए गए तेल के ऊपर आग लगा दी और टाइलस के उतने सारे साथी जलकर बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। ये चीजें अब चैंग भी नोटिस कर रहा था, जिसने कि मिथाइस और लैंग को अपने पास बुला लिया। वो तो उन दोनों से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उन्होंने हमारी मदद की और कई सारे दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया। मिथाइस और लैंग तो अपने इस काम के लिए राजा से कुछ पैसे भी मांग रहे थे, लेकिन राजा चैंग उन दोनों के लिए एक बेस्ट ऑफर शो करता है। चैंग ने तो मिथाइस और लैंग को अपनी बेटी सिल्डिया के बारे में बताया। दरअसल सिल्डिया को टाइलस ने ही बंदी बना कर रखा होता है, जो कि उसे टॉर्चर कर रहा था। इसीलिए चैंग ने मिथाइस से कहा कि अगर तुम मेरी बेटी को बचा लोगे तो मैं तुम्हारी शादी सिल्डिया से करा दूंगा और तुम इस पूरे साम्राज्य के नए राजा बन जाओगे। हालांकि लैंग को इन सारी चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता और मिथाइस भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था सिल्डिया के ऊपर। लेकिन जब उसने सिल्डिया की पेंटिंग के अंदर उसके गले में वो लॉकेट देखा, जो कि एक ब्लैक गॉडेस की की होती है और इसी की मदद से बुक ऑफ डेथ को ओपन किया जा सकता था। ये चीजें पता चलने के बाद मिथाइस अगले मोमेंट में तैयार हो गया था सिल्डिया को जाकर बचाने के लिए। उसने राजा चैंग का ये ऑफर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया होता है। वहीं पर अब हमें टाइलस को दिखाया गया, जो कि राजा की बेटी सिल्डिया से जबरदस्ती कर रहा होता है और उससे बार बार कह रहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे कि तुम्हारे फादर की सारी संपत्ति और साम्राज्य मेरा हो जाएगा। हालांकि सिल्डिया को इन सारी चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो तो टाइलस से नफरत करती थी और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही होती है। लेकिन टाइलस ने तो सिल्डिया को अपने एक नए बेस कैंप में कैद करके रखा था। वहीं अब हमें मिथाइस और लैंग को दिखाया गया, जो अपना सफर तय करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों के अंदर ही अंदर वो दोनों टाइलस के उस बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे सिपाही मौजूद थे। मिथाइस और लैंग ने देखा कि टाइलस लगातार आसपास के सभी लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है और वो हर एक सिपाही को काफी अच्छी कीमत भी दे रहा था, इसीलिए सारे गाँव वाले उसकी सेना में आकर शामिल हो रहे होते हैं। अब उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें कि मिथाइस लैंग को एक वर्कर के रूप में वहां लेकर चला जाता है और कुछ पैसों के बदले लैंग को उन सभी लोगों के हवाले कर देता है। यानी कि लैंग उन सभी के बीच में रहकर जानकारी इकट्ठा करेगा और मिथाइस को सब बताएगा। वहीं मिथाइस अब टाइलस के सारे बेस कैंप की तरफ आ चुका था और लगातार राजा चैंग की बेटी को ढूंढने लगा होता है। थोड़ी ही देर के अंदर वहां राजा चैंग की काफी सारी सेना आ चुकी थी, क्योंकि अब मिथाइस ने उसकी लोकेशन बता दी होती है। टाइलस की भी सेना कम नहीं होती, क्योंकि उसने कई सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसीलिए अब उसकी सेना जो पहले कम थी वो
खौफ काफी बढ़ चुकी है। राजा चैंग और टाइलस की सेना के बीच एक बार फिर से घमासान लड़ाई चालू हो गई। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को डैमेज पहुंचा रही थी, इसीलिए सबका ध्यान वहां पर पहुंच जाता है। इन चीजों की वजह से मिथाइस को काफी हेल्प मिली और वो एक टेंट में आकर राजा की बेटी सिल्डिया को ढूंढ भी लेता है। मिथाइस जैसे ही सिल्डिया को बचाने के लिए उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी सिल्डिया उसे पता नहीं क्यों मना कर रही होती है। जैसे कि सिल्डिया वहां से कभी जाना ही नहीं चाहती अपने फादर के पास। पर थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर निंजा टाइप के कुछ लोग आ गए थे, जिन्होंने मिथाइस को काफी ज्यादा मारते हुए सिल्डिया को अपने साथ किडनैप कर लिया था। वो सभी निंजा ग्रुप वाले सिल्डिया को काफी दूर लेकर चले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे मिथाइस भागता चला गया था, क्योंकि उसने चैंग से प्रॉमिस किया है कि वो उसकी बेटी को बचा कर लाएगा। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर टाइडस अपने साथियों के साथ टेंट के अंदर आ गया, लेकिन वहां पर सिल्डिया को बिल्कुल ना पाकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और ढूंढने लगता है कि वो कहां चली गई। और अब टाइलस उन सभी सेना के बीच मिथाइस को उन निंजा से लड़ाई करते हुए देखता है। टाइलस भी शॉक हो गया था कि मिथाइस और लैंग इस जगह पर क्या कर रहे हैं। वहाँ मिथाइस तो पूरी कोशिश करता है सिल्डिया को बचाने के लिए, लेकिन उन सारे निंजास की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो मिथाइस पर भारी पड़ गए। उन्होंने मिथाइस और लैंग को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और राजकुमारी सिल्डिया को अपने साथ लेकर कहीं दूर चले गए। यानी कि मिथाइस इतनी कोशिश करने के बावजूद भी सिल्डिया को बचा नहीं पाया। अब यहाँ थोड़ी ही देर में टाइलस मिथाइस के पास आकर उन्हें ऑफर दे रहा होता है कि तुम दोनों अगर किसी भी तरीके से सिल्डिया को उन कोबरा निंजा के पास से लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, जितना कि मेरा भाई ऑफर नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा पैलेस बनवाऊंगा जिसके अंदर तुम्हारी फैमिलीज आराम से रह सकती थी। टाइलस को तो सिर्फ सिल्डिया चाहिए थी और वो भी जिंदा। मिथाइस और लैंग को ये प्लान भी काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उन दोनों ने राजा हॉरस का ऑफर छोड़कर टाइलस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। मिथाइस और लैंग सीधा निकल पड़ते हैं सिल्डिया को बचाने के लिए, वो भी बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के अंदर। अब काफी चलने के बाद वो दोनों रेस्ट करने का डिसाइड करते ही हैं, तभी अचानक उनके ऊपर कोबरा निंजास का हमला हो चुका था, जो कि एक एक करके उन्हें मारने लग जाते हैं। लेकिन इतने सारे निंजास के सामने टिक पाना किसी बच्चों का काम नहीं है। पर अब मिथाइस ने चालाकी करते हुए उन सारे निंजास के लीडर को पकड़ लिया था। लेकिन उस कोबरा निंजा का चेहरा ओपन करने के बाद पता चला कि ये तो सिल्डिया ही है, जो कि इन सारे कोबरा निंजास की लीडर थी। मिथाइस और लैंग दोनों ही चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सिल्डिया ने फिलहाल के लिए मिथाइस को काफी ज्यादा मारा और वहीं पर बेहोश कर दिया। उसके सभी साथी तो मिथाइस और लैंग को बेहोश करके अपने अड्डे की तरफ लेकर आ गए थे। मिथाइस को जब होश आया तो वो सिल्डिया से सारी बातें पूछता है कि आखिर तुम ये निंजा कब से बन गई। तब जाकर सिल्डिया सच्चाई बताती है कि मैं शुरुआत से ही इन कोबरा निंजास की लीडर थी। दरअसल टाइलस और उसकी पूरी सेनाएं पास ही वाले गांव में रहने वाले लोगों को काफी टॉर्चर करते थे। वो तो उनकी जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए अब उन सभी की रक्षा करने के लिए मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी पड़ी। सिल्डिया ने तो उसे बताया कि मैं जानबूझकर टाइलस के यहाँ पर कैद हुई थी, क्योंकि मुझे वो बुक ऑफ डेथ की चाबी लेनी है जो टाइलस के पास अभी मौजूद है, और इसी वजह से मैं अपनी पूरी टीम के साथ टाइलस को हराना चाहती हूँ। सिल्डिया तो टाइलस और लैंग दोनों से कहती है कि हमें तुम्हारी भी जरूरत है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे योद्धा हो जो हमारे मिशन को कामयाब करा सकते हो। लेकिन मिथाइस और लैंग ने सिंपली कह दिया था कि हम पैसों के बिना नहीं काम करते। लेकिन यहाँ पर सिल्डिया मिथाइस को कन्विंस करने लगती है कि आखिर तुमने जो अपने साम्राज्य वालों के साथ किया, अगर तुम इन सारे लोगों को बचाने के लिए हेल्प करोगे तो शायद तुम्हारे मन में जो गिल्ट है वो खत्म हो जाए, और हमें किसी भी तरीके से टाइलस और उसकी पूरी सेना को हराना ही है, क्योंकि वो सब बहुत ही बुरे लोग थे। अब हमें टाइलस को दिखाया जाता है जो अपनी बची हुई पूरी सेना को लेकर राजा चैंग के महल में घुस गया था। उन्होंने तो सामने आने वाले सारे सिपाहियों को जान से मार दिया, और अब चैंग पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था, इसीलिए टाइलस के सैनिक उसे घेर लेते हैं। राजा चैंग टाइलस से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें बुक ऑफ डेथ चाहिए जो कि तुम अपने लिए यूज कर सको, लेकिन बुक ऑफ डेथ को ओपन करने के लिए वो की चाहिए थी जो कि डार्कनेस से बनाई गई है। टाइलस पता नहीं क्यों हंसते हुए वहां से बुक ऑफ डेथ के पास चला जाता है। तभी टाइलस का एक साथी राजा चैंग के सामने आकर वही की दिखा रहा था जो डार्कनेस से बनी होती है, और इसी की मदद से बुक ऑफ डेथ को ओपन किया जा सकता था। राजा चैंग को नहीं समझता कि आखिर ये चाबी टाइलस के पास कैसे आई, क्योंकि ये तो उसकी बेटी सिल्डिया के पास होता है। टाइलस के पास यहाँ पर सब कुछ रेडी था, इसीलिए अब उसने राजा चैंग को भी जान से मार दिया, और अब उसके इरादे साफ होते हैं कि वो इसका यूज करके अपनी शैतानी सेना बनाएगा। वहीं फॉरेस्ट के अंदर सिल्डिया लगातार मिथाइस को समझा रही थी, और अब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण मिथाइस आखिरकार मान ही जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ टाइलस ने उस चाबी की मदद से बुक ऑफ डेथ को ओपन कर लिया था, जिसके अंदर लिखे गए स्पेल्स को पढ़कर वो 3 खतरनाक सैनिकों को जिंदा करता है।
इन सैनिकों के नाम सुकाय, ओला और एग्रोमिल हैं, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक थे कि एक ही बार में कई सारे सैनिकों को मार दें। अब वो तीनों टाइलस के सामने आ जाते हैं और उसकी मदद करने की मांग करते हैं, क्योंकि जब तक बुक ऑफ डेथ टाइलस के पास है तो ये तीनों उसके गुलाम बनकर रहेंगे। टाइलस ने तो सिंपली सुकाय और ओला को कह दिया था कि तुम जाकर उन सारे निंजास और मिथाइस को खत्म कर दो और एग्रोमिल यहीं पर रुककर मेरा प्रोटेक्शन करेगा। सुकाय और ओला अपने मालिक द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करते हुए लगातार उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर निंजास का वो ग्रुप था। भले ही वो सारे निंजास कितने भी फास्ट होकर उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन सुकाय और ओला अपनी खतरनाक ताकतों की मदद से सभी को मारते जा रहे थे। उन्होंने तो निंजा की एक पूरी टीम को अकेले ही मिलकर खत्म कर लिया था। लेकिन अब सुकाय के सामने मिथाइस और लैंग भी आ जाते हैं। हालांकि दोनों मिलकर सुकाय पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन सुकाय अपनी काली शक्तियों की मदद से उन पर हमला करती और उनके वार को एकदम बेकार कर देती। मिथाइस और लैंग समझ चुके थे कि इस तरीके से सुकाय से लड़ना एकदम इम्पॉसिबल है, इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सुकाय की तलवार को एक पेड़ में फंसा दिया और वहां से मौका मिलते ही सभी निंजास को लेकर कहीं दूर भाग गए। बाकी बचे हुए लोग ओला पर एक साथ हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ गया था कि अकेले हमला करने से कुछ नहीं होने वाला। बचे हुए सारे लोग ओला को एक साथ पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ओला भले ही ताकतवर था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता उन सभी पर हमला करने का। इसी वजह से अब उन लोगों ने ओला को पानी में गिरा दिया और उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर ऊपर लटका दिया। मिथाइस ने तो ओला के ही हथियार से उसे पूरा जला दिया होता है, जिससे कि ओला का स्पेल खत्म होने के कारण वो वहीं पर मारा गया। सुकाय भी अब एकदम खाली हाथों टाइलस के पास वापस आ गई थी। टाइलस तो सुकाय और एग्रोमिल पर काफी गुस्सा हो रहा होता है कि उन दोनों ने अपने मालिक की कहे गए बातें नहीं मानी और खाली हाथ आ गए। इसीलिए अब उन सारे लोगों को मारने का मिशन करने के बजाय टाइलस सुकाय और एग्रोमिल को आदेश देता है कि तुम इस बुक ऑफ डेथ की प्रोटेक्शन करो। चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, इस बुक को कुछ होना नहीं चाहिए। सुकाय और एग्रोमिल अपने मालिक के कहने पर इस काम में लग जाते हैं। टाइलस के पास तो अब सब कुछ मौजूद था, इसीलिए वो अपने महल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है। वो तो अपने सभी लोगों के साथ काफी जश्न मना रहा था। थोड़ी ही देर में उस जगह पर मिथाइस और लैंग सिल्डिया को बंदी बनाकर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मिथाइस और लैंग ने टाइलस से वादा किया था कि वो सिल्डिया को पकड़ कर लाएंगे काफी पैसों के बदले। टाइलस ने तो ये बताया कि मेरे पास उन निंजास के लीडर का सर भी मौजूद है, लेकिन ये सारी की सारी मिथाइस, लैंग और सिल्डिया की एक चाल होती है जिससे कि वो टाइलस से बुक ऑफ डेथ को हासिल कर ले। टाइलस भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया और सिल्डिया को देखकर कहता है कि मैं कल ही सिल्डिया से शादी कर लूंगा। जिसके बाद टाइलस सिल्डिया को लेकर अपने कमरे में चला गया उसके साथ मस्ती करने के लिए। वहीं अब मिथाइस और लैंग एक दूसरे में डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। मिथाइस लैंग से कह रहा था कि तुम जाकर बुक ऑफ डेथ का पता लगाओ और मैं जाकर उसकी डार्कनेस वाली चाबियां लेकर आता हूँ। दोनों ही अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने काम पर लग गए थे। यहाँ कमरे में टाइलस तो सिल्डिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ सिल्डिया सिर्फ मिथाइस का वेट कर रही थी। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मिथाइस उस जगह पर आ गया और टाइलस को मारते हुए उससे वो कीज ले ली। मिथाइस ने तो कैसे भी करके सिल्डिया को भी बचा लिया था, लेकिन टाइलस के बुलाने पर उस जगह पर अब सुकाय भी आ जाती है, जो कि मिथाइस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन मिथाइस तो उसके सामने कीज दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे पास है और अब तुम सभी लोग मेरे गुलाम बनकर रहोगे। हालांकि सुकाय उसके सामने झुकने का नाटक करती है और ये बताती है कि जब तक बुक ऑफ डेथ में से उन स्पेल्स को नहीं पढ़ा जाए तब तक मैं टाइलस की ही गुलाम रहूंगी। सुकाय ने तुरंत ही अपनी चाकू की मदद से उस कीज को चुरा लिया और डायरेक्टली टाइलस को दे दिया। टाइलस तो तुरंत ही उन चाबियों को लेकर कहीं दूर निकल जाता है। लेकिन अब सिल्डिया भी सामने आ जाती है और उसने सुकाय से फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। सिल्डिया तो मिथाइस से कहती है कि मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाकर जल्द से जल्द चाबी लेकर आ जाओ, क्योंकि टाइलस बुक ऑफ डेथ से पूरी शैतानों की सेना बना सकता था। मिथाइस तो तुरंत ही निकल पड़ता है चाबियां लेने के लिए और यहाँ सुकाय और सिल्डिया के बीच एक घमासान जंग चालू हो गई थी। वहीं अब एक दूसरे चैम्बर में लैंग तुरंत ही वहाँ आकर बुक ऑफ डेथ को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता होता है कि उस बुक की प्रोटेक्शन एग्रोमिल कर रहा है, जो कि काफी बड़ा और ताकतवर है। एग्रोमिल ने तो तुरंत ही बुक की प्रोटेक्शन करने के लिए लैंग पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लैंग के ऊपर अचानक हमला होने के कारण वो काफी ज्यादा मार खाता है। वहीं अब टाइलस बाहर की तरफ एक घोड़े के ऊपर बैठकर लगातार भागते जा रहा था। उसके पास वो चाबी होती है जिसे कि मिथाइस हासिल करने के लिए उसके ठीक पीछे होता है। मिथाइस किसी भी तरीके से उस चाबी को हासिल करना ही चाहता था, लेकिन तभी टाइलस मिथाइस से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे आग के गोले वहां पर फेंकना स्टार्ट कर
दिया, जिससे कि मिथाइस के पास काफी धमाका होता है। मिथाइस तो समझ नहीं पा रहा था और वो घोड़े के साथ नीचे गिर जाता है। टाइलस काफी ज्यादा खुश होकर अब तेजी से आगे बढ़ने तो लगा था, लेकिन उसके ठीक सामने बची हुई चैंग की पूरी सेना आ गई होती है, जो कि उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली। थोड़ी ही देर के अंदर अब मिथाइस भी टाइलस के पास आ जाता है। मिथाइस को तो सिर्फ वो चाबी चाहिए थी और वो टाइलस से फाइट करने के लिए रेडी भी था, लेकिन टाइलस काफी डर जाता है और उसने सीधा चाबी मिथाइस को दे दी होती है। लेकिन टाइलस यहाँ एक बात कहता है कि वो सारे स्पेल्स मुझे ही पढ़ने आते हैं, मेरे बिना तुम उन सैनिकों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मिथाइस इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं और चाबी लेकर वापस अपने दोस्तों की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर बैटल ग्राउंड में तो एग्रोमिल लगातार लैंग के ऊपर और वहीं सुकाए लगातार सिल्डिया के ऊपर हमला करते रहती है। दोनों ही खतरनाक सैनिक मिथाइस के दोनों साथियों को काफी डैमेज दे रहे थे और आखिर में सुकाए और एग्रोमिल उन्हें हरा भी देते हैं। वो दोनों तो सिल्डिया और लैंग को जान से मारने ही जा रहे थे, तभी मिथाइस पीछे से चैंग को लेकर आ जाता है, जो काफी घायल था और उसके हाथ में बुक ऑफ डेथ भी मौजूद होती है। चैंग ने मिथाइस को पूरी बातें बता दी थी कि कैसे तुम्हें स्पेल्स पढ़ने हैं और उसी को फॉलो करते हुए मिथाइस ने स्पेल्स पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, जिसके कंप्लीट होने के तुरंत ही बाद सुकाए और एग्रोमिल, जो कि बहुत ही बड़े योद्धा थे, वो अब मिथाइस के गुलाम बन जाते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं। यानी कि वो दोनों अब सिर्फ और सिर्फ मिथाइस का ही कहना मानेंगे। मिथाइस ने तो किसी भी तरीके से अपने दोस्त लैंग और सिल्डिया की जान तो बचा ही ली थी। सिल्डिया जल्द से जल्द अपने फादर चैंग के पास आती है, जो कि आखिरी सांसें ले रहे थे। सिल्डिया अपने फादर से माफी भी मांगती है कि उसने ये सीक्रेट छुपाया कि वो कोबरा निंजास गैंग की लीडर है। लेकिन चैंग अपनी बेटी सिल्डिया से कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड हो रहा है, तुमने लोगों की सहायता के लिए अकेले ही ये सारी चीजें की और इतने आगे तक पहुंच गई। ये कहते ही चैंग वहां पर अपना दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। सिल्डिया तो अपने फादर के जाने से बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ चैंग के सारे सिपाही टाइलस को पकड़कर मारने लगे थे और इतने सारे लोगों के हमला करने के कारण टाइलस जरा भी सह नहीं पाता और वो भी वहां पर अपना दम तोड़ देता है। चैंग की तो पूरी सेना मिथाइस से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि यही उनका सेवियर है, जो कि उन सभी को आगे आने वाले खतरों से बचाएगा। इसीलिए अब चैंग की पूरी सेना मिथाइस के साथ हो जाती है। मिथाइस इतना ज्यादा काइंड बिहेव कर रहा था कि बची हुई टाइलस की भी सेना को वो अपनी सेना में शामिल कर लेता है, क्योंकि टाइलस के मरने के बाद उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि अगले दिन राजा हॉरस आ जाते हैं अपनी पूरी सेना लेकर, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से चैंग की पूरी सेना और टाइलस की सेना पर अपना कब्जा जो करना था। लेकिन अब मिथाइस को अपने सामने बुलाने के कारण मिथाइस तुरंत ही उन्हें समझाता है कि राजा चैंग और टाइलस की पूरी सेना ने मुझे अपना मसीहा माना है और एक तरीके से इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बनने के कारण मैं इन सभी को गुलामी में नहीं रखना चाहता। इसीलिए अब मिथाइस सामने ही राजा हॉरस से कह देता है कि मैं आपकी सेना को इस जगह पर हमला करने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साम्राज्य के लोग आजादी डिजर्व करते हैं और उनके ऊपर किसी का भी हक नहीं बनता कि वो उनसे गुलामी करा सके। देखते ही देखते मिथाइस की पूरी सेना जो उसके प्रति लॉयल थी वो वहाँ पर जमा हो जाती है। मिथाइस ने तो राजा हॉरस को साफ साफ कह दिया था कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और अगर आपको हमसे फाइट करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। राजा हॉरस मिथाइस की इस बहादुरी और पूरी सेना की एकता देखकर काफी चौंक गए थे, इसीलिए उन्होंने मिथाइस को बधाई दी और वहां से बिना कोई युद्ध किए हुए अपनी सेना को लेकर वापस चले गए, क्योंकि राजा हॉरस का मेन गोल होता है उसके भाई टाइलस को रोकना, जिसे कि मिथाइस और सैनिकों ने मिलकर खत्म तो कर दिया है और अब उसे किसी की भी टेंशन नहीं। राजा हॉरस जाकर अपने पूरे इजिप्ट को संभालने लग जाते हैं, जो शुरुआत से ही उनके पास थी। वहीं अब चाइना का पूरा साम्राज्य मिथाइस के हाथों में आ जाता है और वहाँ की सारी जनता और सैनिक मिथाइस को अपना नया राजा बना देते हैं। मिथाइस का वो गिल्ड भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिसमें कि मिथाइस को लगता था कि उसने एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है महामारी की वजह से, लेकिन अब मिथाइस को उससे भी कई बड़ा साम्राज्य मिल चुका है, यानी कि अब उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है और वो उसे फॉलो भी करेगा। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।